At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. જલિયાવાલા બાગની ઘટના ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં મહત્વની ભૂમિકા ધરાવે છે. આ હત્યાકાંડથી આઝાદીની લડત વધુ તીવ્ર બની, પરંતુ આ ભયંકર દિવસ પહેલા ઘણું બધું પાશ્ચાત્ય ભૂમિમાં બની રહ્યું હતું. વર્ષ 1913ની ગદર હિલચાલ અને 1914ની કોમાગાતા મારુ ઘટનાએ પંજાબના લોકોમાં ક્રાંતિની લહેર ફેલાવી દીધી હતી. વર્ષ 1914માં શરૂ થયેલા પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં બ્રિટિશ આર્મીમાં 1,95,000 ભારતીય સૈનિકો વચ્ચે 1,10,000 પંજાબના સૈનિકો હતા. આ સૈનિકોમાં રાષ્ટ્રવાદ અને દેશભક્તિ ઉભરી હતી, કેમ કે તેમણે દુનિયા જોઈ અને જાણ્યું કે દેશનો અર્થ શું થાય છે. બ્રિટિશર્સને ડર હતો કે જો આ સૈનિકો બળવો કરશે તો તેમને કાબૂમાં રાખવા મુશ્કેલ બનશે. તેમને રોકવા માટે સરકાર પાસે કોઈ કડક કાયદા ન હતા. પંજાબમાં બદલાતા વાતાવરણને જોતા બ્રિટિશર્સ એક નવા કાયદા વિશે વિચારી રહ્યા હતા. આ નવો કાયદો રોલેટ એક્ટના રૂપમાં ઉભરીને આવવાનો હતો. જ્યારે બ્રિટિશ સરકારે તેની ચર્ચા શરૂ કરી ત્યારે વિરોધ પણ વ્યક્ત થયો. સ્થાનિક પ્રેસે પણ આ કાયદાનો વિગતવાર વિરોધ પ્રકાશિત કર્યો હતો. एक ऐसा चीज था जिसमें नो दलील, नो अपील और नो वकील का मैटर था. क्लियर है इसमें, किसी तरह के इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता. पहले क्या था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए उसका एक कारण बता दिए. किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस रखेगी, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाएगी. कोर्ट में जाकर के उसको जो भी अपना गवाही देना, अपना वकील रख करके, इसमें कोई सिचुएशन ही नहीं था. आपने बिना किसी कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके किसी जगह पर कितनाओं दिन के लिए रख लिए. और इसमें एक और खास बात थी, उसमें यह थी कि जो व्यक्ति इसको लागू किया, जो व्यक्ति सजा देता था, जो व्यक्ति जज बनता था, मतलब सारे चीज एक ही व्यक्ति के हाथ में देकर के इन्होंने छोड़ दिया कि बस आपको इनको कंट्रोल करना चाहे तो आप जैसे करो. पत्र पत्रिकाओं में अमृत बाजार पत्रिका थी, उसके बाद इंडिपेंडेंस, बॉम्बे क्रॉनिकल, न्यू हेराल्ड, द ट्रिब्यून, विजय, इनकलाब, सियासत, सब ने कुछ न कुछ इसके बारे में निकाला और अंग्रेजों की धज्जी उड़ा दिया इन्होंने. लेकिन अंग्रेज किसी भी रूप में सुनने के लिए तैयार नहीं थे. एक पत्रिका था वक्त, 22 मार्च को एक कार्टून भी निकाला था जिसमें इस रोलेट को काले नाग की तरह दिखाया था और तब से इसको काला नाग भी कहा जाने लगा. एक दूसरा शब्द भी आता है कि ये सांप था और काला नाग था. આ કાળા કાયદા સામે સત્યાગ્રહ દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં વિરોધ થઈ રહ્યો હતો. પંજાબના ઘણા ભાગમાં પણ વિરોધ થયો હતો. અમૃતસરમાં પણ સુનિશ્ચિત વિરોધ ચાલી રહ્યો હતો. इसमें दो व्यक्ति अमृतसर में इसको लीड किए. एक डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरा हो गए डॉक्टर किचलू. दोनों के नेतृत्व में प्रदर्शन होते रहे और उस प्रदर्शन में महात्मा गांधी को भी बुलाने की बात थी. महात्मा गांधी भी 2 अप्रैल को पंजाब पहुंचने के लिए चल चुके थे. लेकिन पलवल में, चूंकि पंजाब का क्षेत्र उसमें बहुत बड़ा था, उस पलवल में वहीं पर ट्रेन से मुंबई से वो आए, उनको रोक करके वहीं से उनको वापस कर दिया गया. इसलिए महात्मा गांधी यहां पर पहुंच नहीं पाए. जो भी हो, इन सब के बावजूद 18 मार्च 1919 को रॉलेट बिल 20 मतों के मुकाबले 35 मतों से इसे पारित कर दिया गया. 10 अप्रैल को जिलाधिकारी जो इरविन था, अमृतसर का जो जिलाधिकारी था, उसने डॉक्टर किचलू और सत्यपाल मलिक दोनों को बुलाया और धोखे से 10 बजे सुबह में बुला करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. यहां पर गिरफ्तार करके यहां नहीं रखा गया, बल्कि उनको गिरफ्तार करके लेकर के धर्मशाला भेज दिया गया. બે વરિષ્ઠ નેતાઓની ધરપકડ બાદ અમૃતસરમાં તણાવ વધી ગયો હતો. કટરા જયમલસિંહ, હોલ બજાર અને ઊંચા પુલ વિસ્તારમાં 20,000થી વધુ લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો. એક બે હિંસક ઘટનાઓને બાદ કરતા પંજાબના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર માઇકલ ઓડવાયરે પરિસ્થિતિને સંભાળવા માટે જલંધર કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડના આર્મી ઓફિસર जनरल आर डायर ने फोन કર્યો હતો. तब उसने क्या किया, आर डायर को जलंधर से बुलाया, क्योंकि उसका थोड़ा सा पब्लिक के प्रति एक अजीब व्यू था. उसे ये लगता था कि पब्लिक ऐसा किसी अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा होकर के उसके साथ बदतमीजी कर ही नहीं सकती. इसलिए नहीं करती कि ये देश हमारा है, ये हैं कौन, ये तो कुत्ते और कीड़े मकोड़े हैं, ये कर ही नहीं सकते. और इसको लेकर के गुस्सा था. और गुस्सा में आने वाला जो सबसे प्रोमिनेंट होकर बोलने वाला उत्तर क्षेत्र में कोई व्यक्ति था तो ये जनरल डायर था. જલિયાવાલા બાગ હત્યાકાંડના એક દિવસ પહેલા જનરલ ડાયરે સમગ્ર સશસ્ત્ર બળ સાથે અમૃતસરમાં કૂચ કરી અને કર્ફ્યુની જાહેરાત પણ કરી હતી. जब ये घर गए, अपने क्वार्टर पर गए, तो उन्होंने मैप देखा. तो पता चला ये तो 10% एरिया ही कवर किए. 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि आपने मार्शल लॉ लगाया है, कि रोलेट एक्ट लगाया है, कि आपने कर्फ्यू लगाया, आपने क्या लगाया, किसी को पता ही नहीं. तो 10% पर
इन्होंने कहा था, और उसी 10% से कुछ नहीं होना था। लोगों को पता नहीं चला, 90% लोगों को पता नहीं चला कि हमारे यहाँ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। આ માહિતીના અભાવના કારણે લોકો જલિયાવાલા બાગ ખાતે સભા માટે એકઠા થયા હતા। આ ઉપરાંત વૈશાખીના દિવસે દૂર દૂરથી લોકો સંગત શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે શ્રી હરમંદિર સાહેબ પહોંચ્યા હતા। ગોવિંદગઢના પશુ મેળામાં ભાગ લેવા માટે આવેલા વેપારીઓ પણ ત્યાં હાજર હતા। ખુશહાલ સિંહ, મોહમ્મદ પહેલવાન અને મીર રિયાઝ ઉલ હસન જાસૂસી કરી રહ્યા હતા અને ક્ષણ ક્ષણની માહિતી જનરલ ડાયરને આપી રહ્યા હતા। एक और ग्रुप होता था जो उसमें भीड़ होती थी, वो थी और मोहल्ले की औरतों की, बच्चों का और बूढ़े लोगों का। वो सारा माइक वहां चल रहा था, सारी तैयारी हो रही थी, सुबह से तैयारी सारी कुछ चल रही थी। लोगों को बहुत लेना था, लोगों को सिर्फ इतना लेना था कि माइक लग रहे हैं, कुछ ना कुछ बजेगा, हमें देखना है। बाकी मीटिंग की बात अलग थी, लोगों को पता नहीं, 90% लोगों को वहां नहीं पता था कि यहाँ किसी तरह की मीटिंग होने वाली है, क्रांतिकारियों की मीटिंग होने वाली है या आज सत्याग्रहियों की मीटिंग होने वाली है। उसे लोगों को कोई लेना देना नहीं था, न्यूज ही नहीं पता चलता था। वहां पर मीटिंग जब शुरू हो गई 1 बजे के आसपास लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए। उसकी सारी खबर जनरल डायर को पहुंचने लगी। 4 થી 4:30 વાગે મળનારી બેઠક વિશાળ ભીડને જોતા 3 વાગે જ શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી। 5 થી 5:15 વાગે જનરલ ડાયર 25 સૈનિકોની 4 ટુકડીઓ સાથે જલિયાવાલા બાગ પહોંચ્યા। ગોરખા રેજિમેન્ટના 50 સૈનિકો અને અફઘાન રેજિમેન્ટ સાથે ડાયરે બાગમાં પ્રવેશ કર્યો અને તરત જ गोलियों मारवानो आदेश आप्यो। जैसे दुर्गादास खड़े हुए और वो हटने के लिए तैयार हुए, तभी गोली चलना शुरू हो गई। और वो गोली चलने का जो टाइम था जनरली जो मिलता है वो है 5:50 में गोली चलना शुरू हो गई। इस सिचुएशन में इन्होंने कहीं कुछ नहीं देखा, कोई हवाई फायर नहीं, सीधे जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी वहां गोली चलाना शुरू कर। लेकिन जब लोगों के शरीर से खून बहना शुरू हुआ तब भगदड़ मच गई। उसको भी समझने से 1 से 1.5 मिनट लग गए कि हुआ क्या। एक गोली तो चल नहीं सकता था, ऐसा कोई रिकॉर्ड था नहीं। लोग भी जानते थे कि भैया सरकार है, हमारी सरकार है। और कुल मिलाकर के 303 का 3.3 का 1650 गोलियां चला था। एकमात्र उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था, 3 पेड़ थे और एक टूटी फूटी समाधि थी। इससे बचना बहुत मुश्किल था। उस कुआं में स्त्रियां और बच्चे जो थे, बूढ़े थे, लगभग कूद गए, उससे भर गया। और बाकी और लोग थे जो गोली ये कर रहे थे। सुल्तान सिंह विंड दरवाजा, जो एक तरफ का दरवाजे को कहा जाता है सुल्तान सिंह विंड दरवाजा, उस तरफ से थोड़ा सा दरवाजा टूटा हुआ था, लोग उसी से गिरना शुरू किया। जैसे गिरते थे गोली वहीं चलती थी। तो उधर तरफ लोग नहीं गिरते थे, लाशें गिरती थी। उस तरफ पूरी तरह जाम हो गया, लाश गिरते 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 पूरी तरह से जाम हो गया। वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम उधम सिंह सभी लोग जानते हैं, ऐसे बच्चे का, ऐसे बालक को भूला नहीं जा सकता है। उधम सिंह और इनके साथ एक और व्यक्ति, एक और बच्चा था। 2 बच्चे इसी उधर भागना शुरू। ये दोनों भी पेड़ के पीछे छिप करके जैसे तैसे वो अपनी जान इन्होंने बचाया था। ये भी लगभग पूरी तरह से घिर गए थे। गोली कांड के बाद अमृतसर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में मरघटा सन्नाटा छा गया। फायरिंग પછી ઘાયલોને પાણીનું એક પણ ટીપું મળ્યું ન હતું। જો સમયસર માત્ર પાણી અથવા તબીબી સહાય આપવામાં આવી હોત તો પણ ઘણા લોકોના જીવ બચાવી શકાયા હોત। खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल थे G.A. वादन। उन्होंने वो गए वहां पर लाहौर में, जहां डायर बैठता था, जो जनरल ओ डायर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ वो बैठता था। उसको उन्होंने सूचना दिया कि 5000 लोगों की भीड़ थी, हमें मतलब पुलिस को गोली चलानी पड़ी और गोली चलाने में 200 लोग मारे गए। ये पहला रिकॉर्ड आता है कि 200 लोग मारे गए। पंजाब का मुख्य सचिव था J.P. थॉमसन, वो लिखता है कि 291 लोग मारे गए थे। उसमें भी वो डाटा देता है कि 211 अमृतसर शहर के थे। हंटर कमेटी कहती है कि 379 लोग मरे। और बड़े आश्चर्य की बात है, इसको समझने की जरूरत है। उसमें वो कहती है कि 275 लोग गोलियों से मरे हैं, 104 लोग कुएं में जो डेड बॉडी था वो डेड बॉडी है। तो मदन मोहन मालवीय उस जांच कमेटी का अध्यक्ष होते हैं और वो बताते हैं कि 1000 लोग मरे थे। कांग्रेस जांच कमेटी जो देती है वो कहती है 1200 लोग मरे थे और 2600 लोग घायल हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद थे, वो श्रद्धानंद भी गए थे वहां पर और उन्होंने कहा कि 1500 लोग मरे। यानी कि कुल मिलाकर के जो डाटा आ रहा है वो 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आ रहा है। अंग्रेजों के ही रिकॉर्ड है जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 379 कहीं से नहीं बढ़ता। ये सिचुएशन था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कितने लोग मरे थे ये बहुत ज्यादा ये क्लियर नहीं होता है, लेकिन इतना तय है कि हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, जिसको कुछ भी ये करना मुश्किल हो जाता है। ભારતીયોના આક્રોશ પછી ગોરી સરકારે જનરલ ડાયરને સસ્પેન્ડ કરવો પડ્યો અને તે ચૂપચાપ બ્રિટન જતો રહ્યો। શહીદ ઉધમસિંહે 13 માર્ચ 1940ના રોજ લંડનમાં માઇકલ ઓડવાયરને ગોળી મારીને હત્યાકાંડનો બદલો લીધો।
1961માં ભારત સરકારે આ ઘટનાના મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે એક સ્મારક બનાવ્યું હતું, જેનું ઉદ્ઘાટન આઝાદ ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદે કર્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ETV ભારત.